हेलो स्टूडेंट, चैप्टर अपना कंटिन्यू है, उसको उसी को अपन आज और कंटिन्यू करेंगे। हो जाएगा ना ख़त्म आज या इसकी नेक्स्ट क्लास में ख़त्म होगा। ठीक है, देखो मैंने इसकी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे। ठीक है, कौन से दिए थे? 22, 23 नहीं 25 तक, है ना। तो वो आपने कर लिए होंगे अटेंड उनको, है ना, सॉल्व। तो देखो इसके आगे अपन देखते हैं 26, है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर? कोट ए अपॉन कोट ए कोस ए अपॉन 1 माइनस 10a प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस है। ठीक है, देखो अब है ना, देखो अपन ने लगभग मोस्टली 70% अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है ना। तो अब आपको जो क्वेश्चन है दिखते में पता लग जाना चाहिए कैसे सोल्व होगा। ठीक है, अब बार बार कोई बताएगा नहीं कैसे करेंगे, ऐसा फॉर्मूला लगेगा, इसकी जगह ऐसा फॉर्मूला लगेगा, है ना। तो देखो क्या है, इस फॉर्मेट के बहुत से क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए हैं ना। तो देखो ये क्या है, 10a प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट है। ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इसमें अपन टेन और कोट को चेंज करेंगे, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, cos a अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन cos a प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट है। कोट किस में चेंज हो जाएगा, cos a अपॉन साइन है। देन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, है ना। नीचे जो डिनोमिनेटर्स में है उनको अपन एलसीएम में चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cos a अपॉन 1, एलसीएम क्या आएगा, cos है। तो पता है बार बार, है ना, 1 से cos को डिवाइड करेंगे, cos का मल्टीप्लाई cos में, cos a माइनस cos से cos कट हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन है, राइट, प्लस साइन है, क्या हो जाएगा, एलसीएम साइन है ना। तो साइन को 1 से डिवाइड 1 का साइन का मल्टीप्लाई 1 से साइन ए माइनस कोस है। ठीक है, कोस है कैसे, साइन को साइन से कट, बचेगा कोस। ठीक है, अब देखो इस डिनोमिनेटर्स में फ्रैक्शन है, ठीक है, तो इसको अपन रिवर्स कर देंगे, है ना। तो रिवर्स करने पर क्या होगा, ये कोस ऊपर चला जाएगा, कोस का कोस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए माइनस साइन ए प्लस, है ना, ये भी साइन रिवर्स होकर चला जाएगा, ऊपर साइन का साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कोस है, राइट। ठीक है, देखो क्या हो गया अपने पास, कोस ए स्क्वायर अपॉन कोस ए माइनस साइन ए प्लस साइन स्क्वायर अपॉन साइन ए कोस ए। ठीक है, देखो क्या है, देखो इसको अपन चेंज कर लेते हैं ना। चेंज बोले तो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए प्लस cos a स्क्वायर अपॉन cos a माइनस साइन है, राइट। ठीक है, तो देखो जो अपॉन में डिनोमिनेटर्स है वो दोनों अलग अलग बोले तो, है ना। देखो साइन a माइनस कोस a माइनस साइन है, राइट। तो यहाँ पर अपनों को सेम डिनोमिनेटर्स चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें इधर से माइनस कॉमन ले लेंगे। कैसे लेंगे, देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए प्लस, ठीक है, एक बार देखो, प्लस कोस ए स्क्वायर ए अपॉन
साइन ए माइनस कोस है, ठीक है। अपन माइनस कॉमन बाय द वे यहाँ लेते हैं, ठीक है। ये अपन ने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देखो यही समझ लो या फिर नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हैं ना, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन माइनस कॉस है, राइट, ठीक है। देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस, देन देखो अब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए अपने पास, ठीक है। तो इन दोनों में से अपन क्या कर सकते हैं ना, कॉमन निकाल सकते हैं ना। कैसे निकाल सकते हैं, देखो 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस है, ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, ठीक है। देखो कॉमन निकाल दिया अपन ने, ठीक है ना। तो बचा क्या, देखो अब क्या आया अपने पास, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर आया। तो अपन इसको कैसे ओपन कर सकते हैं, फॉर्मूला बताया था मैंने, है ना, क्या था फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो इस साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर को अपन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट से ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कोस ए साइन ए माइनस कोस ए, ठीक है, अपॉन साइन ए माइनस कोस है, ठीक है। देखो अब कुछ सेम है ना, साइन ए माइनस कोस है, साइन ए माइनस कोस है, कैंसल, बचा क्या, साइन ए प्लस, ठीक है। देखो यही प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, ठीक है। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, यही था ना अपना क्वेश्चन, ठीक है। देखो बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, ठीक है, कुछ भी नहीं था। देखो ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एक और है आगे, वो मैं बताता हूँ, है ना। देखो क्या है, ठीक है। देखो एक बार इसको देख लो, क्या था, कोस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कोट है, ठीक है। अपन ने फर्स्ट किसको चेंज किया, टेन को चेंज किया, है ना। टेन को साइन अपॉन कोस में चेंज किया, कोट को कोस अपॉन साइन में चेंज किया, ठीक है। फिर क्या किया, वही प्रोसेस है, सेम है ना, एलसीएम लिया, फिर रिवर्स में चेंज किया तो कोस का कोस से मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर, साइन का साइन से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर। फिर अपन ने साइन चेंज किया यहाँ पे, क्यों चेंज किया, क्योंकि जो डिनोमिनेटर्स में अपने पास टर्म थी, है ना, यहाँ साइन ए माइनस कोस है था, यहाँ कोस ए माइनस साइन था, मतलब यहाँ पर साइन प्लस का तो यहाँ साइन माइनस का, यहाँ साइन माइनस का तो यहाँ कोस माइनस का तो यहाँ कोस प्लस का, ठीक है। तो अपन ने को और नीचे की जो फॉर्म थी वो सेम चाहिए थी, है ना। तो उसके लिए अपन ने क्या किया, इधर से माइनस कॉमन ले लिया, बराबर, माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो गया, तो टर्म इधर की सेम होगी। देखो साइन ए माइनस कोस है, साइन ए माइनस कोस है, ठीक है। तो दोनों सेम है, अपन ने इसको कॉमन कर दिया, बचा क्या, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर। देन उसको अपन ने ए प्लस बी ए माइनस बी से ओपन कर दिया, है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस कोस बी, साइन ए प्लस कोस है, साइन ए माइनस कोस है, ठीक है। तो साइन ए माइनस कोस है, साइन ए माइनस कोस है, कैंसल, बचा क्या, साइन ए कोस है, राइट। ऐसे सवाल सॉल्व होगा। चलो नेक्स्ट देखो इसके आगे का क्या है, इसके आगे देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। देखो है ना, धीरे धीरे चैप्टर एंड की ओर है, राइट। तो देखो क्या है क्वेश्चन, cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है ना। देखो मैं बता दूँ पहले क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन स्क्वायर अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। अपने को ये प्रूफ करना, राइट। देखो अपन को एक फॉर्मेट 1 माइनस टेन दे रहेगा और एक साइन थीटा माइनस कोस थीटा दे रहेगा, तो इसको चेंज करेंगे तो ये आ सकता है, ठीक है। आ सकता है कैसे, मतलब टेन की जगह अगर अपन फॉर्मूला साइन अपॉन कोस रख दें, है ना, तो देन अपन एलसीएम करेंगे, ठीक है, एलसीएम करेंगे, राइट। एलसीएम साइन क्यूब है यहाँ, है ना, और यहाँ स्क्वायर है, राइट, ठीक है। एलसीएम करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, कॉस आएगा, है ना, कॉस का फिर कॉस का रिवर्स चला जाएगा, कॉस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस क्यूब हो जाएगा, फिर नीचे बचेगा कॉस अपॉन कॉस माइनस साइन, फिर से अपन माइनस कॉमन लेंगे, देन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो किससे होगा, फर्स्ट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। देखो अपन को इसको कुछ नहीं करना है ना, इस वाली जो प्लस के इधर टर्म है इसको अपन को ओपन करना है ना, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। कुछ नहीं है ना, टेन का फॉर्मूला लगाया प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अपन अब फिर क्या होगा, एलसीएम, है ना, एलसीएम कितना आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन एलसीएम आएगा कॉस थीटा, फिर वही 1 से डिवाइडेड कॉस को मल्टीप्लाई 1 में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, राइट। तो कोस को अपन ऊपर रिवर्स कर सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, कोस क्यूब थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। देखो इससे पहले जो अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें भी सेम अपने पास ये पद आया था, है ना, सेम आया था, है ना, तो अपन ने उसमें भी यही किया था, है ना। देखो इसको फिर से अपन अगर रीअरेंज कर लेते हैं ना, साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। इसमें वही करेंगे अपन, माइनस कॉमन में लेंगे, है ना, नीचे की टर्म को सेम करने के लिए माइनस कॉमन लिया, साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। देखो अब डायरेक्ट माइनस लिख लूँगा, है ना, समझ लेना है तुमको, अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब नर्सरी के बच्चे तो हो नहीं, बार बार इसको प्लस माइनस करके बताना पड़े, माइनस होगा ऐसे वैसे ही तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, ठीक है। अब देखो नीचे की जो टर्म है वो सेम होगी, तो अपन इसको क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं ना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, राइट। तो साइन क्यूब कोस क्यूब को अपन को किससे ओपन करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है।
फॉर्मूला यही है ना। देखो फॉर्मूले जब तक याद नहीं होंगे तब तक थोड़ा रहेगा डिफिकल्ट है ना। तो इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब को ओपन, इसको इस फॉर्मूले से ओपन करना है। तो क्या होगा, सबसे पहले ए माइनस बी बराबर साइन थीटा माइनस कोस थीटा है ना। देखो ए माइनस बी प्लस आर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है, अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, राइट। देखो कुछ कट रहा है ना, साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इस कैंसिल, बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस उधर का एज इट इज साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। देखो यही प्रूव करना था, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। तो ये सवाल ऐसे सॉल्व होगा। देखो बहुत ईजी है ना। देखो ये जो फॉर्मेट है यहाँ तक ऐसे कम से कम भी 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं यहाँ तक सेम पैटर्न में, ठीक है। तो कोई ज़्यादा टफ वाली बात नहीं है, फॉर्मूले याद होंगे तो वैसे ही ऑटोमेटिक आगे से आगे सॉल्व हो जाएगा। रट्टा लगाने की कोई चीज़ ही नहीं है इसमें, है ना। पूरा कॉन्सेप्ट बेस पे है ना, अपने IQ लेवल का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा टफ भी नहीं है ना, तो सॉल्व हो जाएंगे। देखो 28 क्वेश्चन हो गए, 29 और 30। देखो 29 और 30 भी सरल है बहुत, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी देन प्रूव दैट पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू साइन थीटा, है ना। तो दे रखा है ना, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, पी की वैल्यू दे रखी है, तो उसको पी की जगह पुट करके सीधा सा सोल्व करना है ना, तो ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा, है ना। ए प्लस बी की होल स्क्वायर से खुल जाएगा दोनों, ठीक है। नहीं होंगे तो मैं इसकी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें सॉल्व करा दूंगा। 30 भी सेम है, इफ कॉस ए अपॉन कॉस बी इक्वल टू एम एन कॉस ए अपॉन साइन बी इज इक्वल टू एन है, ठीक है। तो वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखो अभी 28 तक सॉल्व हो गए, 29 30 जो भी अब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें थोड़ा थोड़ा है ना डिफाइन कर दूंगा, है ना, समझा दूंगा, तो तुमको सॉल्व करने पूरे, ठीक है। तो इस अपना मेरी तरफ से तो ये चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया है, ठीक है। अपन जो इसका आगे है 7.2 है ना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरा कोण स्टार्ट करेंगे ना। अगली क्लास में समझा दूंगा, फॉर्मूले वर्ड में लिखवा दूंगा, है ना। जो 29 30 जो क्वेश्चन है वो थोड़े थोड़े आधे छोड़ूंगा, तुमको आगे कंप्लीट करें, ठीक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। हम एक्टिव पैसिव कंटिन्यू कर रहे थे। 5 वीडियोस हमारे हो चुके थे। टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस, डबल ऑब्जेक्ट वाला चेंज, ये सब कुछ हमने देख लिया था। आज हम कुछ और नया कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को टच करेंगे कि एक्टिव में हम सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस तो जानते हैं कि कैसे बनते हैं। इंट्रोगेटिव की पहचान यही है कि वो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अब आगे जो वर्ड्स होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकते हैं और WH वर्ड भी हो सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन से, डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारे ये जो है हेल्पिंग वर्ब जो हम टेंस में यूज करते हैं, है ना, वही हमारे जो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब के थ्रू जो क्वेश्चंस बनते हैं वो होते हैं। अच्छा, एक और चीज़, जितने भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स लगभग यस और नो में ही होते हैं, जिनको आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में टेक क्वेश्चंस के नाम से पढ़ा होगा कि टेक क्वेश्चंस जो होते हैं वो यस और नो वाले होते हैं। तो अब हम पहले जो इंट्रोगेटिव हम पढ़ रहे हैं वो 3 टाइप्स के हैं, पहले मैं बता दूं, ठीक है। फर्स्ट जो हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड है, सेकंड जो WH से रिलेटेड है, और WH में भी एक और वर्ड है whom, तो उसका एक अलग टाइप से बनता है। तो 3 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पैसिव में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसको एक बार हम लिख लेते हैं।
conversion of interrogative sentences into पैसिव वॉइस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। अब मैंने आपको क्लियर किया 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है इसमें। फर्स्ट जो है हमारा वो है अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब। जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस हम पढ़ेंगे वो अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब, यानी स्टार्ट में हेल्पिंग वर्ब होगा। अब हेल्पिंग वर्ब को कैसे हम यूज करेंगे, ये होते क्या हैं सेंटेंस, ये किस तरह के सेंटेंस कहलाते हैं, सॉरी with yes no आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जिनका आंसर यस और नो में भी होता है। अब करना क्या है, पुट हेल्पिंग वर्ब इन द फर्स्ट, पुट द helping verb in the first। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब हुआ, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और जो भी हमारा रेस्ट ऑफ पैटर्न है वो आएगा। ठीक है, अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर हम फर्स्ट 3 टाइप, इसमें भी 3 टाइप्स है, तो पहले हम देखते हैं डू, डज और डिड। देखिए ये डू, ये एक्टिव का सेंटेंस है ना। मैं एक कॉलम ही आपको टेबल जैसा बना देती हूँ ताकि आपको देखिए, जो मैं यहां लिखूंगी वो एक्टिव के होंगे और यहां लिखूंगी मैं उसको पैसिव में चेंज होने, एक टेबल जैसा बना रही हूं। ठीक है ना, अगर एक्टिव में ऐसा है तो कन्वर्ट करते टाइम पैसिव में ऐसा होगा, राइट। ये हमारा एक टेबल जैसा बन रहा है। अब ये क्या है, नंबर 1 डालते हैं हम इसमें, डू, डज और डिड। ठीक है, इसके साथ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो होगा हमारा एक्टिव में। जब हम इसको चेंज करेंगे तो अब जो ये डू डज है इसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, इज एम आर। डिड की जगह पर हम क्या यूज करते हैं, वॉज वर, राइट। फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। रेस्ट ऑफ जो वो है वही रहेगा। एक और चीज मेंशन, क्वेश्चन मार्क, जो हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब हम इसको सेकंड टाइप भी देख लेते हैं। इसका सेकंड टाइप में देख लेते हैं क्या क्या है, हैज, हैव, हैड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या हो गए, परफेक्ट, प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट है। देन यहां पर आ जाते हैं हम, हैज हैव हैड है तो हैज हैव हैड ही रहेगा। ये हैज हैव हैड, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट। अब आप लोगों ने जब टेंस के अकॉर्डिंग चेंजेस पढ़े थे तो क्या था कि जब हैज हैव वाले सेंटेंस आते हैं तो हम उसमें बीन लगाते हैं, तो अब यहां पर हमारा प्लस हो जाएगा बीन। ठीक है, प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो ये एक और चीज। अब आ जाते हैं अदर हेल्पिंग वर्ब पे। अदर हेल्पिंग वर्ब वो हो और उसके साथ वर्ब हो तो वही चीज अदर हेल्पिंग वर्ब। अदर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस लगेगा बीइंग। अब ये बीइंग वाला प्रोसेस हमने कब यूज किया था? बीइंग और बी ये कब यूज किया था? जब इज एम आर वॉज वर ये होगा और आईएनजी फॉर्म होगी तब हम बीइंग लगाते हैं। जब हम मॉडल से रिलेटेड कुछ बनाते हैं तो हम बी लगाते हैं, राइट, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले हमने जो लिया था वो था डू डज डिड। हम एक एक एग्जाम्पल सभी सेंटेंसेस के देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम सेंटेंस बनाएंगे वो होगा डू से रिलेटेड। डू Do you help your friends? अब चेंज करना है, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनाने हैं तो क्या होगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा योर फ्रेंड्स है। ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये डू यानी इजएमआर का यूज होगा। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है या सिंगुलर है। क्या है ये? प्लूरल है। तो प्लूरल फॉर्म के साथ हम इजएमआर में से क्या लगाते हैं? आर। क्लियर? तो उस आर को हमें सबसे पहले लगाना है। ये आर योर फ्रेंड्स। हेल्प्ड बाय यू। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन मार्क ही रहता है। सेकंड हम देख लेते हैं डज से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल। डज शी हेल्प रमेश। ये भी सेम थिंग, डज दे रखा है। डज दैट मीन्स इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे। फर्स्ट थिंग ये क्लियर हो गई। अब हमें जाना है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट कौन है हमारा? रमेश। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ हम क्या यूज करेंगे? इज एम आर में से ही कुछ, तो इज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। इज रमेश helped by her। क्लियर? और इसी का हम एक लास्ट देख लेते हैं। डिड यू फिनिश योर Did you finish your work in time? देखिए हमने डबल ऑब्जेक्ट पढ़े थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या है? बहुत सारी चीजें हैं। टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी है, डबल ऑब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट पे बात करते हैं। योर वर्क इन टाइम, ठीक है। तो हमने क्या सीखा था? भाई योर वर्क को हम आगे लाएंगे। योर वर्क प्लूरल है या सिंगुलर है? यहाँ देखो डिड है तो क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा? वॉज या वर,
ठीक है। अब यहाँ देखो वर है तो प्लूरल के लिए यूज होगा वॉज, सिंगुलर के लिए योर वर्क, तो क्या यूज होगा वॉज। यहाँ पे योर को नहीं देखना, वर्क को देखना। वर्क्स होता तो हम वर यूज करते हैं, क्योंकि वर्क दे रखा है इसलिए हम वॉज यूज कर रहे हैं। वॉज योर वर्क फिनिश्ड। सेकेंड ऑब्जेक्ट की बारी, इन टाइम बाय यू। क्लियर। अब आज हमने क्या पढ़ा, इंट्रोगेटिव हमने स्टार्ट किए। इंट्रोगेटिव को भी हमने 3 पार्ट्स में बांटा है। 3 पार्ट्स में से भी जो हमारा फर्स्ट पार्ट था हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड, उसमें भी हमने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया। फर्स्ट था डू डज डिड, सेकेंड था हैज हैव हैड, और थर्ड था अदर हेल्पिंग वर्ब। तो उसमें से भी हमने डू डज और डिड जो था उसके एक एक एग्जाम्पल देख के इसको क्लियर कर लिया है। अब आप अपनी बुक में इससे रिलेटेड जो भी सेंटेंसेस होंगे उनको आप कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुबह का सुप्रभात। प्रीवियस क्लास में अपन ने पॉलीमराइजेशन के बारे में थोड़ा जाना था, उसको देखा था, पढ़ा था, स्टडी की थी उसके बारे में कि व्हाट इज़ पॉलीमराइजेशन, हाउ इट इज़ मेड अ पॉलीमर, कैसे पॉलीमर बनता है, कैसे बहुलक बनता है, बहुलक किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था और पढ़ा था। आज जो अपनी क्लास रहेगी पॉलीमराइजेशन की डेफिनेशन के आगे जो अपन पढ़ रहे हैं, कल अपना टॉपिक जो एंड हुआ था वो कहाँ हुआ था कि हमने पॉलीमराइजेशन के 2 टाइप्स पढ़े थे, कि 2 प्रकार जो पढ़े थे पॉलीमराइजेशन या बहुलक के, वो 2 प्रकार कौन कौन से थे। एक तो प्राकृतिक बहुलक और एक कृत्रिम बहुलक, नेचुरल पॉलीमर, आर्टिफिशियल पॉलीमर और मैन मेड पॉलीमर। ठीक है, इस बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज हम पूरा डीपली पढ़ेंगे किसके बारे में, पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक बहुलक या नेचुरल पॉलीमर के बारे में, है ना। प्राकृतिक बहुलक, नेचुरल पॉलीमर, इसके बारे में आज उनको पढ़ना है। ठीक है, तो दोनों टाइप्स आज अपन पढ़ेंगे। नेचुरल पॉलीमर या प्राकृतिक बहुलक होता क्या है। प्राकृतिक बहुलक मतलब जो प्रकृति से सीधा प्राप्त हो, जिसको कोई लेबोरेटरिकल सोर्स ना हो, जिसे लेबोरेटरी में नहीं बनाया जाए, जो सीधे प्रकृति से प्राप्त हो, एक द्रव के रूप में प्राप्त हो, क्षीर के रूप में, एक लेटेक्स के फॉर्म में प्राप्त हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्राकृतिक बहुलक या नेचुरल पॉलीमर। अ नेचुरल पॉलीमर इज फाइंड फ्रॉम द डायरेक्टली बाय नेचर नॉन एज नेचुरल पॉलीमर लाइक रबर, स्टार्च, इसके एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, रबर, स्टार्च, सेल्यूलोज, these all are a natural polymer. Okay, तो रबर, स्टार्च, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज मीन्स कागज़ है ना, जिससे कागज़ बनता है, वो आपका लेटेक्स है, क्षीर है, द्रव है, लिक्विड है, दूध है ना, प्लांट का दूध जो कहा जाता है वो लेटेक्स कहलाता है। तो उससे जो रबर बनता है, उससे जो बहुलक बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक बहुलक, प्रकृति से प्राप्त, है ना। प्राकृतिक मीन्स प्रकृति, नेचर, तो नेचर से ही बना नेचुरल। तो ये एग्जाम्पल हो गए, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। अब अपन बात करेंगे, सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा, रबर। क्या ले लेते हैं, प्राकृतिक रबर कैसे बनता है, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो प्राकृतिक रबर जो बनता है, वो प्राकृतिक रबर क्या चीज़ है, कैसे बनता है, उसको अपने को पढ़ना है। तो प्राकृतिक रबर क्या होता है, प्राकृतिक रबर क्या चीज़ है, प्राकृतिक रबर है प्रकृति से या पेड़ से, पेड़ों से द्रव के रूप में प्राप्त होता है, द्रव के रूप में। इट इज फाइंड फ्रॉम द फॉर्म ऑफ लिक्विड बाय द प्लांट्स, इट इज फाइंड फ्रॉम plants in the form of liquid, is liquid known as latex.
उस लिक्विड को क्या कहते हैं, लेटेक्स बोलते हैं। तो ये क्या है, प्राकृतिक बहुलक है जो लेटेक्स के फॉर्म में हमें प्रकृति से मिलता है। और प्राकृतिक रबर जो होता है, ये प्राकृतिक रबर जिसकी बात करें अपन, ये रबर जो होता है वो क्या होता है, पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। क्या है ये, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। कौन, प्राकृतिक रबर। जब ये बन जाएगा इसको क्या बोलेंगे अपन, पॉली आइसोप्रीन। अब ये बनता कैसे, देखो आइसोप्रीन बनाने का क्या तरीका है कि बनता कैसे है, देखो इसको CH2 CH डबल बॉन्ड C CH2, फिर यहाँ क्या लगा देंगे CH3, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके, कितना हो गए, 2 3 4 हो गए ना। तो CH2 की जगह यहाँ क्या कर देते हैं अपन, डबल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो 2 3 4 हो गए, यहाँ CH2 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, CH3 CH2 और यहाँ डबल बॉन्ड। तो क्या हो गया, CH2 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 और 2 4। तो ये क्या चीज़ है, आइसोप्रीन। इसका फॉर्मूला है आइसोप्रीन का। अब इससे हमें क्या बनाना है, पॉली आइसोप्रीन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब बहुलीकरण। कल अपन ने परिभाषा पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, छोटे छोटे एकलक, छोटे छोटे मॉलिक्यूल, छोटी छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ी अणुभार या उच्च अणुभार वाले यौगिक का निर्माण करते हैं, एक उच्च अणुभार वाले अणु का निर्माण करते हैं, उसे हम बहुलक कहते हैं। और बहुलक बनाने की जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, विधि होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन। तो ये पॉलीमराइजेशन है। अब इसमें क्या हो गया, देखो चेंजेस क्या आ गया, क्या चेंजेस किया अपन ने, एक तो डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में बदला, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, 1 2 2 4 2 3 4। यहाँ वाला डबल बॉन्ड को क्या कर दिया, सिंगल बॉन्ड से बाहर कनेक्ट कर दिया। तो 2 1 2 3 4 1 2 2 4 2 3 4 1 2 3 4, ये भी 4। अब ऐसे क्या होंगे, पीछे लिख रहा हूँ स्मॉल एन। स्मॉल एन का मतलब क्या हो गया, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा है स्मॉल एन, इसका मतलब हो गया नंबर्स ऑफ। इसका मतलब क्या है, नंबर्स ऑफ। और नंबर्स ऑफ का मतलब क्या हो गया, असंख्य मात्रा में, बहुत सारी मात्रा में, है ना, लाखों मॉलिक्यूल्स जुड़ के इस तरह की चेन बनाएंगे, उसे बोलेंगे पॉली आइसोप्रीन। क्या बोलेंगे, पॉली आइसोप्रीन। अब ये पॉली आइसोप्रीन जो बना दिया हमने, ये क्या हो गया, रबर हो गया। क्या बन गया, रबर बन गया। अब ये था आइसोप्रीन, वो है पॉली आइसोप्रीन। लेकिन इसके जो अंदर एलिमेंट्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन है, हाइड्रोकार्बन जो है, उनमें कोई वेरिएशन नहीं आया, बना उसी चीज़ से, लेकिन इसकी बॉन्डिंग में फ़र्क हो गया और नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल में फ़र्क हो गया। इट मीन्स इसके जैसे कई सारे मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो इसके जैसी चेन बनेगी, दैट इज मीन्स पॉली आइसोप्रीन, एंड दैट प्रोसेस नेम इज पॉलीमराइजेशन। क्लियर। तो ये आपका रबर बन चुका है। लेकिन ये रबर जो बना, ये लेटेक्स जो बना है ना, ये क्या होता है, कमजोर होता है। अब इस रबर के साथ क्या करते हैं अपन, सबसे पहला इस रबर के साथ क्या काम होता है कि ये जो लेटेक्स है, इस लेटेक्स में क्या मिलाते हैं, जैसे ये अपने ले लिया, बना दिया रबर, ये बन किससे रहा है, लेटेक्स से। तो उस लेटेक्स में क्या कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेट H2SO पर मिला देते हैं। पूरी बनाने की विधि बता रहा हूँ। ये तो हो गया इसका केमिकल इक्वेशन, समीकरण, रिएक्शन, बनाने का तरीका। लेकिन एक्चुअल में इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं। तो क्या किया, सबसे पहले द्रव लेटेक्स लिया। इसको मैं और आपको अच्छी तरह समझा दूँ। देखो क्या लिख लूँ, यहाँ समझा दूँगा। क्या लिया अपन ने, पहले चीज़ लेटेक्स, खीर बोलते हैं इसको, खीर नहीं माँ, खीर। लेटेक्स लिया, प्लस इसमें क्या किया, कॉन्सेंट्रेट H2SO पर मिलाया। क्या मिलाया, कॉन्सेंट्रेट H2SO पर या तनु H2SO पर। ठीक है, तनु H2SO पर मिलाने से क्या हुआ,
H2SO4 नहीं मिला, एसिटिक एसिड, सॉरी क्या मिला है? एसिटिक एसिड CH3COH, नॉट H2SO4। लेटेक्स लिया, क्षीर लिया, उसके अंदर तनु CH3COH यानी एसिटिक एसिड मिलाया। इस एसिटिक एसिड के मिलाने से एक जो क्षीर है, ये जो लेटेक्स है, द्रव है, दूध है प्लांट का ना, वो क्या हो जाएगा? आपके ठोस में बदल जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा। किसमें बदलेगा? सॉलिड में। यहाँ ये सॉलिड बन गया। अब ये सॉलिड बनते क्या हो गया? रबर तैयार हो चुका, अपना रबर बन गया। लेकिन ये जो रबर है ये हाई क्वालिटी का या अच्छी क्वालिटी का या बेटर क्वालिटी का नहीं है, अच्छी तनन सामर्थ्य वाला, अच्छे गुण वाला नहीं है। ठीक है, ये मैं यहाँ करेक्शन कर देता हूँ आपके। H2SO4 की जगह क्या डालेंगे अपन? CH3COH, नॉट H2SO4, एसिटिक एसिड। तो ये जो रबर बनाया ये अपना क्या है? अच्छी क्वालिटी का नहीं है, गुड मैनर का नहीं है ना, अच्छे गुणों वाला नहीं है। इसके लिए क्या कर देते हैं? कम तनन सामर्थ्य की वजह से इसमें क्या कर देते हैं अपन? सल्फर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? सल्फर। सल्फर मिला के इस ठोस को गर्म किया जाता है। क्या करते हैं? सल्फर मिला के इस ठोस को गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होगा कि ये जो आपका रबर बना, जो पहले गुड मैनर का नहीं था, अच्छी क्वालिटी का नहीं था, अच्छे तनन सामर्थ्य वाला नहीं था, अब वो सल्फर मिला के गर्म करने से क्या हो गया? आपके एक अच्छे रबर के रूप में, एक क्वालिटी या अच्छी प्रॉपर्टीज वाला रबर आपका प्रिपेयर हो चुका है। तो इसमें जब सल्फर मिलाया, ठीक है, इस सल्फर मिलाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आपके वल्किनीकरण। कई बार एग्जाम में या परीक्षाओं में पूछा गया है, ये परिभाषा ही पूछते हैं कई बार, है ना, कि वल्केनाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको? वल्केनाइजेशन। वल्केनाइजेशन या वल्किनीकरण किसे कहते हैं? एक छोटी सी परिभाषा है, इंटरनल दे रखी बुक के अंदर, तो कई बार अपन नेगलेक्ट कर देते हैं, अच्छी तरह से ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से ये हमें दिमाग से निकल जाती है। तो वल्किनीकरण या वल्केनाइजेशन होता क्या है? रबर की तनन सामर्थ्यता को अच्छा करने के लिए उसे सल्फर के साथ गर्म किया जाता है और उसकी तनन सामर्थ्य को बढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया को वल्केनाइजेशन या वल्किनीकरण कहते हैं। तो रबर कैसे बना? रबर क्या चीज़ पढ़ रहे हैं अपन? नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर के अंदर रबर का अपन एक एग्जांपल दे दिया। रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। तो आइसोप्रीन में ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो पॉली आइसोप्रीन बनता है। यही पॉली आइसोप्रीन आपका रबर है। ये केमिकल इक्वेशन के रूप में रबर है, लेकिन इसको एक्चुअल में आप देखना चाहें तो कैसे बनता है? ये पेड़ों से द्रव के रूप में जो एक लिक्विड लिया जाता है उसे अपन लेटेक्स कहते हैं। उस लेटेक्स के अंदर CH3COH यानी कि एसिटिक एसिड मिलाते हैं। उस एसिटिक एसिड के मिलाने से वो रबर क्या हो जाता है? आपका ठोस बन जाता है। और ठोस जो होता है वो आपका क्या होता है? अच्छी मैनर का नहीं होता, गुड क्वालिटी का नहीं होता। उसकी क्वालिटीज़ को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? उसको सल्फर के साथ गर्म करते हैं और उस सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? वल्किनीकरण या वल्केनाइजेशन। क्लियर? तो ये वल्केनाइजेशन के बाद जो रबर अपन को मिलता है वो अच्छे सामर्थ्य या गुड क्वालिटी का होता है। तो ये अपना एक एग्जाम्पल था प्राकृतिक बहुलक, जिसके अंतर्गत रबर का जो एग्जाम्पल अपन ने पढ़ा वो आपके एक प्राकृतिक बहुलक के रूप में कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे अपन आर्टिफिशियल पॉलीमर या मैन मेड पॉलीमर या कृत्रिम बहुलक। ठीक है, तो प्राकृतिक बहुलक अपना खत्म हो गया। अब बात करेंगे अपन कृत्रिम बहुलक के बारे में। तो कृत्रिम बहुलक के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? कृत्रिम बहुलक की मैंने आपको परिभाषा पहले ही बता दी थी कि कृत्रिम बहुलक क्या होता है? ऐसा बहुलक या ऐसा पॉलीमर जो हमें लेबोरेटरिकल मेथड से मिलता है, जिसे लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। उसका जो सोर्स होता है वो ज़रूर प्राकृतिक होता है, लेकिन बनाने का जो तरीका है वो हमारे मानवों द्वारा या ह्यूमन द्वारा प्रिपेयर किया गया है। ह्यूमन ने उसे लेबोरेटरी में तैयार किया है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? मैन मेड पॉलीमर या कृत्रिम बहुलक। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट रहेगा कृत्रिम बहुलक, आर्टिफिशियल पॉलीमर या मैन मेड पॉलीमर।
ठीक है, इसके बारे में अपन अब डिस्कशन करेंगे। तो परिभाषा हो गई। अब इसका सीधा अपन एग्जाम्पल लेते हैं। परिभाषा में लिख देना आप, द पॉलीमर विच आर मेड इन अ लेबोरेटरिकल मेथड, द पॉलीमर विच आर मेड बाय मैन इज नॉन एज आर्टिफिशियल पॉलीमर। इसका सीधा अपन एग्जाम्पल पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आएगा। इसके एग्जाम्पल अपन पढ़ेंगे, एक तो नायलॉन 66, दूसरा आपके टेरिलिन, तीसरा आपका रेयन। ये सब एग्जाम्पल अपन इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो पहला अपन एग्जाम्पल ले लें, नायलॉन 66 है ना। तो पहला एग्जाम्पल अपना क्या रहेगा, नायलॉन 66 के बारे में। तो उसी को बनाते हैं, कैसे बनता है देखते हैं। तो नायलॉन 66 के बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं ना, थोड़ा सा इसकी रिएक्शन कैसी होती है उसके बारे में जान लें ना। तो पहला अपना रहेगा नायलॉन 66। ये 66 क्यों लिखा ये भी मैं आपको बताऊंगा कि 2 बार 6 क्यों लिखा गया, 2 छक्के क्यों मार दिए, है ना, बीच में कोमा क्यों लगा दिया। तो 66 नहीं है, उसको पहले चीज़ तो ये समझो कि 66 नहीं है, इट्स कॉल अ 66 नॉट 66। ओके, तो नायलॉन 66 होता क्या है, 2 चीज़ों से मिला के बनता है, हेक्सामेथिलीन डायमीन एंड एडिपिक एसिड। क्या मिला दिया, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डायमीन, इन 2 चीज़ों को मिलाएंगे तो नायलॉन 66 बनेगा। अब पीछे तो 66 है, नायलॉन तो अपन ने बना दिया, अभी 66 कहाँ से आया वो आप रिएक्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ना। तो रिएक्शन कैसी है देखो, क्या लिखा, कुछ समझ में आया। देखो इसको लिखने का तरीका क्या है मैं बता दूं आपको, याद करने का या रखने का या समझने का क्या तरीका है। C डबल बॉन्ड OH, ये एज इट इज चीज आगे लगी हुई है, क्लियर। तो एक बार याद करना, उसी को पीछे ऐड करना है। यहाँ देखो NH2 आगे भी लगा हुआ पीछे भी लगा हुआ, इट मीन्स NH2 को एक बार लिखना है, पीछे भी वही लिखना है। अब ब्रैकेट वाली चीज़ क्या है देखो, यहाँ CH2 का होल 4 लिखा है, यहाँ CH2 का होल 6 लिखा, होल मतलब ब्रैकेट है ना, यहाँ CH2 का होल 6 लिखा है, यहाँ CH2 का होल 4 लिखा हुआ है। अब इसमें ये तो है एडिपिक एसिड है ना, इसको क्या बोलते हैं, एडिपिक एसिड। ये है आपके हेक्सामेथिलीन डायमीन, डायमीन, ठीक है। तो अब यहाँ देखो एक C, इस ब्रैकेट के बाहर जो डिजिट होती है वो पूरे ब्रैकेट वाले के लिए यूज में आती है। तो यहाँ कार्बन कितने हुए, 4, 5 और 6। कार्बन कितने हो गए, 6। देखो गिनो, इस ब्रैकेट के बाहर वाला नंबर ब्रैकेट के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स सबके लिए लागू होता है। अगर अपन हाइड्रोजन के लिए काउंट करेंगे तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, लेकिन कार्बन का कितना है 4, तो 4 कार्बन ये 5 एंड 6। तो एडिपिक एसिड में कार्बन के कितने नंबर हो गए, 6, क्लियर। यहाँ देखो इस हेक्सामेथिलीन डायमीन के अंदर कार्बन यही लिखा हुआ और कहीं कार्बन नहीं है, और सीधा इसका नंबर कितना दे रखा है, 6। तो इस हेक्सामेथिलीन डायमीन में भी कार्बन के 6 मॉलिक्यूल और एडिपिक एसिड में भी कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, तो दोनों तरफ कार्बन के 6 मॉलिक्यूल होने के कारण इसको क्या बोलते हैं, 6, क्लियर। तो ये तो एडिपिक एसिड और ये हेक्सामेथिलीन डायमीन। अब हेक्सा कौन है, मेथिलीन कौन है, डाईएमीन कौन है वो बताता देखो। NH3 को अपन एमीन ग्रुप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एमीन ग्रुप। किसको, NH3 को, ठीक है। ये 2 क्यों लगा दिया, 3 की जगह इसकी बॉन्डिंग के लिए, क्लियर। तो ये भी मेथिल ये भी मेथिल, 2 बार हो गया तो डाई मेथिल हो गया, क्लियर, या सॉरी डाई एमीन हो गया। अब मेथिल कौन सा हो गया, ये CH3 ग्रुप को अपन मेथिल बोलते हैं, ये CH3 मेथिल। एमीन तो ग्रुप ये हो गया NH2 और मेथिल ग्रुप हो गया ये। तो हेक्सा कौन हो गया, बाहर 6 लगा हुआ वो हेक्सा, मेथिलीन ये मेथिलीन, डाई ये एमीन 2 बार इसलिए डाई और ये एमीन, क्लियर। और ये आपका एडिपिक एसिड। तो ये सिर्फ अभी फॉर्मूले लिखे। अब इससे नायलॉन 66 कैसे बना देखो, 2 फॉर्मूले हो गए, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल हो गए, नाम अपना कंप्लीट हो गया। अब
आगे की प्रोसेस क्या है? ये आपका बन गया नायलॉन 6 क्या किया मैंने? कुछ याद नहीं करना अलग से ना, जो फॉर्मूला ऊपर लिखा उसमें से तोड़ मरोड़ के पीछे लिख देना। कैसे लिखना है? यहाँ से OH हटा दो, यहाँ से भी OH हटा दो, देखो बाकी का वैसा का वैसा है दिख रहा है। फिर क्या किया? यहाँ से 2 हटा दिया, यहाँ से भी 2 हटा दिया, बाकी नेशनल हाईवे बना दिया इसको, ठीक है, NH बना दिया, नेशनल हाईवे बन गया ना। फिर जो चीज़ अपन ने कंटेंट को तोड़ के निकाली थी, इट मीन्स जहाँ से हमने संख्याएं कम की थी उसमें से क्या कम किया था? एक तो OH, यहाँ से भी H, तो H यहाँ से निकला, यहाँ से OH निकला, तो निकल कौन रहा है? H और OH। इन H और OH को जोड़ के क्या बना दिया? H2O यानी वाटर। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल अलग से निकल गया और आपका क्या बन गया? नायलॉन 6। क्लियर? तो ये आपका पहला आर्टिफिशियल पॉलीमर तैयार हो गया, जिसे अपन क्या बोलते हैं? नायलॉन 6। इसके यूजेस क्या हैं? यूजेस बहुत सारे हैं, रस्सियाँ बनाते हैं, बेल्ट बनाते हैं, चटाइयाँ बनाते हैं, बहुत सारे नायलॉन के यूजेस होते हैं। तो वो सारे यूजेस आपको एज इट इज़ लर्न करना है, उसमें समझने जैसी कोई चीज़ नहीं है, उससे याद करना है। समझने वाली चीज़ ये थी जो मैंने आपको बता दी। अगला अपना रहेगा टेरिलिन रेयन, जो अपनी जब भी अगली क्लास होती है उसमें अपन टेरिलिन और रेयन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। Good morning, students. We again resume with our history class. Now this lesson is on its coming to gradually coming to its final stage. So in a day 2 or 3 maybe we would be just finishing this lesson. Till then, let's start the lesson. Now today's our new dynasty is Chol dynasty. See, something is written here. It's northern Chol region. Now not northern. Northern means not in North India. Northern means the upper part of southern India. दक्षिण भारत का ऊपर का भाग, right? So just understand by that way, not North India, but the north part of southern India. So let's start. This was one of the major regions of ancient Dakshin Path. Underline this, and as you can see, it is written 3 major regions. Now, which were the 3 major regions? First was one Chol, second one were Pandyas, and third ones were Chera, or we more better known as Kerala. In the inscriptions of Ashoka, अशोका का जो inscription था, रॉक एडिक्ट्स थे, उसके जो उल्लेख है उसमें भी लिखा हुआ है, दिस रीजन हैज़ बीन डिस्क्राइब एज एन इंडिपेंडेंट रीजन, के इस पर किसी का भी अधिकार नहीं रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चोल का, जैसे आपने गुप्त में मौर्य में देखा, इसी तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन आएगा डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट चोल डायनेस्टी, तो इसमें आपको सब थोड़ा लिखना है। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स। द रेजिडेंट्स ऑफ चोल रीजन स्पोक तमिल, ओके, तमिल लैंग्वेज. They developed high quality literature in Tamil language, and because of that advancement and development, even today Tamil literature is you can say put at number 3 in whole of the literatures of our India. नंबर 3 पे आता है, बहुत एडवांस है उसका लिटरेचर वहाँ का, and also very ancient also. कुलार composed by Tiruvalur is an excellent example of this. इसको अंडरलाइन कर कीजिएगा. Karikala, who was the first ruler of Chol dynasty, had the late foundation of Puhar or Pugar town, fought with Sinhalas. Now see, एक word आया यहाँ पे Sinhala. Sinhala is a tribe or you can say a people of same creed living in Sri Lanka. श्रीलंका के जो मूल निवासी है उनको सिंहाला बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिंहाला. रिमेंबर इट, दे आर नॉट इंडियंस, वो श्रीलंकन्स है, बट इट वॉज कंसिडर्ड पार्ट एट दैट टाइम. एंशिएंट भारत में उसका अपना भाग कहा जाता था. सो फोर्ट विथ सिंहालास फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे टाइम तक उनका वहाँ पे संघर्ष चला सिंहालास के लिए. इसीलिए देखो, इससे हटकर एक चीज़ बताता हूँ मैं. इसीलिए श्रीलंका में आपने देखा होगा देयर इज एन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन.
ऐसा कहते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ इसको रिवोल्यूशनरीज कहते हैं, कुछ फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नेम एज LTTE, हिंदी में उसको लिट्ठे बोलते हैं, एंड इन इंग्लिश इट इज़ नोन एज LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। तो वहाँ पर भी उनको भी देखिए, यहाँ चोल जो डायनेस्टी वहाँ गई थी तो वहाँ पर उनका एक्सपेंशन वहाँ तक था, तो सिंहाला में यहाँ के जो तमिल थे वो वहाँ पर रहते थे। अब उन्होंने अपनी अलग आइडेंटिटी बना रखी है सिंहालाज ने, बट इन कंपैरिजन टू दैट तमिल वेर ऑल्सो लिविंग फ्रॉम एंशिएंट टाइम। सो वहाँ का एक अभी स्ट्रगल का माहौल चल रहा है। नाउ लेट्स मूव ऑन। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए बता दिया। The first one laid the foundation, okay, and built a dam on the bank of river Kaveri with the assistance of Sinhala prisoners of war. जितने भी युद्ध हुए उसमें जितने भी सिंहाला प्रिजनर्स श्रीलंकाई युद्धबंदी पकड़े गए, उनकी सहायता से उसने वहाँ पे एक डैम बनाया। नेक्स्ट, he shifted the capital of Chol from Urgpur or Uriyur to Kaveripatnam. Chol king Vijayala's son and successor Aditya around 820 to 907 had defeated the Pallav king Aparajita. Aditya's son Prantaka first had crushed the power of Pallav badly. He had also occupied Madurai, which was the capital of Pandyas. इसको टिक करना है आपको, Madurai was the capital of Pandyas. Now, so इसमें कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसको देख लिया आपने। अगेन एक सजेशन आया अभी स्टूडेंट्स का, मैं जस्ट मुझे याद आ गया इसलिए बता रहा हूँ मैं, कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हो, सो डोंट गो लाइव, उसको लाइव यूट्यूब पे मत देखो। जैसे ही वीडियो स्टार्ट करोगे उसको पॉज करके गो टू द ऑप्शन और उसको डाउनलोड कर दो। 240 और 350 पिक्सल पे आप उसको डाउनलोड कर लोगे तो इट विल बी सेव्ड इन आइदर 200 और 300 MB। सो बाय दिस वे यू कैन सेव द डाटा, एक्स्ट्रा जो मिलता है वो भी आप सेव कर लोगे। एंड अगेन इन डाउनलोड सेक्शन दिस वीडियो विल बी अवेलेबल अप टू 1 month, सो यू कैन अगेन सी रिपीटेडली वेन एवर यू वॉन्ट टू सी। और इसके अंदर डेट लिखी हुई है ऑब्वियस लिंक के अंदर। सो लेट अगेन वी मूव ऑन। राजाराज फर्स्ट 1985 to 1013 became the almighty ruler of southern India, South India by occupying Madras, Mysore, Coorg, Sinhala Dweep. You can see the new name is Sri Lanka. इसको टिक करना है आपको, राजाराज फर्स्ट। नाउ व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन? इसने ये जो रूलर है इट इज़ कंसिडर्ड एज चंद्रगुप्त मौर्य ऑफ सदर्न इंडिया। उसको वहाँ तक उसने एक्सपेंशन किया था, इतना बड़ा नहीं था बट होल ऑफ सदर्न इंडिया इसने कर लिया था। He built a Shiva temple, इसको अंडरलाइन करना, दिस टेम्पल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, राजेश्वर और या बृहदेश्वर का टेम्पल बोलते हैं, इन इज कैपिटल तंजौर। हिज सन एंड सक्सेसर राजेंद्र फर्स्ट पोजेस्ड अ स्ट्रॉन्ग नेवल पावर, क्योंकि साउथ इंडिया में थे, इट वॉज कंप्लीटली सराउंडेड बाई सी ओशंस, सो who conquered Pengu, Martaban and Andaman Nicobar Islands. He waged a war with Mahipal, who was the ruler of Bengal and Bihar. If you remember, we had discussed in the previous Pal dynasty, it was Mahipal who was defeated by Chol kings, Rajarajeshwar. So this was the context. His armies crossed Kaling and reached far off to the Ganga, proceeding through Odisha, southern Kaushal, Bengal and Magad. So you can see the eastern part up to Magad. His armies had captured the whole part. In order to commemorate his victory, अपने विजय को यादगार बनाने के लिए, he gained the title of Gangaikonda, अंडरलाइन करना इसको। Then his son and successor Rajadhiraj was killed during the battle of Koppam while fighting with Chalukya king Someshwar, but Veer Rajendra defeated the Chalukyas in battle of Kundal Sangam and took revenge of the earlier defeat. So this is a continuous struggle. एक हारता है तो दूसरा उसका अगला जो उत्तराधिकारी आता है तो दूसरी युद्ध में जीत लेता है। ये स्मॉल स्ट्रगल्स चलती रहेगी। सो दीज आर ऑफ लेस इंपॉर्टेंस, इनके क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते नहीं है, इसमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो हमको याद रखने होंगे। बट सून आफ्टर द सक्सेशन बिगेन अमंग द चोल्स। एज अ रिजल्ट राजेंद्र कोलुटुंगा first ascended the throne. Rajendra Kolutunga's mother was a Chol princess and his father was ruler of Chalukya kingdom. In this way, Kolutunga established a new dynasty named Chalukya Chol dynasty and he ruled for 40 years. Now, the point to remember is that her mother was, his mother was, Rajendra Kolutunga's mother was Chol princess and his father was Chalukya. So, ये amalgamated, एक mix नया entirely start हुआ, तो ये दो लाइन आपको याद रखनी है, underline करनी है. So, Chalukya Chol dynasty, okay? Now, so this was about a short, अब सीधा आगे देख रहे हैं आप
चोल एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी डायनेस्टी पढ़ोगे उसका एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका सबका कुछ ना कुछ अलग था, एंड देयर वर ऑलवेज ऑल्सो सम सिमिलरिटीज, कुछ समान बातें भी थी, कॉमन पॉइंट्स थे। सो लेट्स मूव ऑन। नाउ दिस वन कम्स द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, क्योंकि चोल जो एडमिनिस्ट्रेशन था दैट वाज बेस्ड ऑन ग्राम पंचायत सिस्टम। यू कैन सी चोल एडमिनिस्ट्रेशन वाज बेस्ड ऑन ग्राम पंचायत सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल लोअर लेवल तक जाना चाहते थे। With a view to facilitate administration, the Chol kingdom was divided into 6 provinces, 6 प्रांतों में बांट रखा था, which were known as मंडलम। इन एक प्रोविंस को मंडल बोलते थे। The smallest unit of administration was ग्राम सभा, जानते हैं ग्राम पंचायत जिसको बोलते हैं। In the rock edicts, जो शिलालेख मिले हैं, the assembly of Nadu has been called Natar and the units of town has been called नगरातर। नगर को, cities को ये बोलते थे। विलेज रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधि होते थे गांव के, वेयर रेगुलरली अपॉइंटेड एवरीवेयर, हर साल उनका नियुक्ति होती थी। एवरी मंडलम वॉज फुल्ली इंडिपेंडेंट, पूरा स्वतंत्र था अपना निर्णय लेने में, बट देयर वॉज नो सेंट्रल लेजिस्लेचर प्रेजेंट टू कंट्रोल द पावर ऑफ किंग। लेकिन किंग की पावर जो थी वो अनकंट्रोलेबल थी, उसने गाँव में अपने स्तर पर उनको सबको निर्णय लेने की परमिशन दे रखी थी। Now this is about the revenue. About 1/6 part of land produce was obtained by the king in form of lagan or land revenue. This was the source of income in Chol administration. The lagan could be paid in the form of grain, या तो अनाज दे दो, या अनाज नहीं दे सकते थे, then you can be paid in gold coins, सोने के सिक्के में देते थे। The gold coin which was, इसको अंडरलाइन करना, which was circulated during the Chol period was called कासू, उसको कासू बोलते थे, and it weighed 16 ounces, 16 आउंस का उसका वजन था। Along with massive military power, the Chol kings also possessed a strong naval force। आपको हमेशा याद रखना है, whenever we talk about South India, वहाँ के जो किंग थे उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग नेवल फोर्स थी, बिकॉज दोनों तरफ अगर आप कंपेयर करें तो दोनों तरफ समुद्र है और बहुत सारे रिवर्स भी वहाँ पर एवर फ्लोइंग है वहाँ पर। चोल किंग्स इनिशिएटेड लार्ज इरिगेशन स्कीम्स एंड बिल्ट मेनी रोड्स, कई सड़कें बनवाई और सिंचाई व्यवस्था की। नाउ वी टॉक अबाउट आर्ट। आर्ट में ये लोग भी बहुत हाइट पे थे, और आज भी आप अगर दक्षिण भारत जाते हो, इफ़ यू विजिट सदर्न इंडिया, आप देखोगे वहाँ की कलाकृतियाँ बहुत ज़बरदस्त है। दैट थिंग वी कांट फाइंड इन अवर नॉर्थ इंडिया, अपने उत्तर भारत में ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी। द चोलास प्रमोटेड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द पल्लवों की उन्होंने फॉलो किया। वेरियस फीचर्स ऑफ द्रविड़ कलाशैली आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ चोलास वाज फॉलोड बाय quadruped vimanas, mandaps, gopuram, large halls adorned with artistic pillars, traditional lions or for decoration, brackets, joint pillars, etc. इसको अंडरलाइन करना है। ये वो अलग अलग चीज़ें थी जो बनाई जाती थी। आज भी हमारे यहाँ अगर भारत में जितने भी मंदिर बनते हैं अधिकांश इस तरीके के स्टाइल से बनते हैं, है ना। ये आप अब इसके नेक्स्ट पिक्चर में मैं आपको दिखा पाऊंगा। सो ये गोपुरम होना, जैसे मंडप होना, तो 4 पिलर पे मंदिर बनता है, फिर ऊपर आप देखते हैं इस तरीके से स्टेप्स ऊपर चढ़ती है, फिर भगवान का जो मंदिर का गर्भगृह होता है दैट इज़ डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ होता है, और इस तरह की कुछ थी चीज़ें। ओके, नाउ अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कैनाल सिस्टम, नहर जो थी वो इरिगेशन बनवाई। यहाँ पे देखें इरिगेशन स्कीम्स, इसको टिक करना। द सिस्टम ऑफ कैनाल इज इन साउथ इंडिया इज अ गिफ्ट फ्रॉम चोल। चोल ही वो डायनेस्टी था जिसने सबको नहरों का गिफ्ट दिया, कैनाल सिस्टम दिया। टेम्पल्स ऑफ चांदीपुरम एंड तंजौर आर बेस्ट अमंग द चोल टेम्पल्स। द कॉपर स्टेच्यूज ऑफ नटराज शिव बिल्ड ड्यूरिंग चोल पीरियड आर रिगार्डेड टू बी द बेस्ट। उस समय नटराज की मूर्ति बनी थी। गोपुरम स्टाइल ऑफ बिल्डिंग टेम्पल्स वॉज डेवलप इन दिस पीरियड। तो गोपुरम्स जो थे वो ये आप देखिए, ये चोल पीरियड के जो है दिस आर नोन एज गोपुरम्स। ये देख रहे हैं आपको, ये जिसको हमारे यहाँ पे गोखड़े बोलते हैं, तो थोड़ा थोड़ा गैप होता है उसके अंदर। एंड देव सी, अब नेक्स्ट वी मूव ऑन टू सोसाइटी। अब वहाँ का समाज कैसा था। चोल किंग्स वेर फॉलोअर्स ऑफ शैव सेक्ट। हिंदुज़म में 2 होती है ना, वैष्णव और शैव। तो ये लोग शैव जो बोलते हैं शिव के उपासक थे। इन द रिकॉर्ड्स ऑफ रॉयल किंग्स परफॉर्मेंस ऑफ अश्वमेघ यज्ञ, पहले बता दिया, इट वॉज अ एग्जीबिशन ऑफ पावर, हैज़ ऑल्सो बीन मेंशन।
वुमन यूज टू बी द प्रॉपर्टी ओनर्स इन द सोसाइटी, औरतों के पास प्रॉपर्टी होती थी। सो दिट शोज दैट वुमन की कंडीशन जो अच्छे जिसको बोलते हैं एलाइट ग्रुप्स थे, जो पैसे वाले थे, उनमें बहुत अच्छी थी। दास एंड देवदासी सिस्टम वॉज ऑल्सो प्रिविलेंट। देवदासी जो कन्या विवाह नहीं करती थी और अपने आप को भगवान को समर्पण कर देती थी, उसको देवदासी बोलते थे। और पहले दास भी थे, नौकर भी रखते थे लोग खरीद करके, गुलाम प्रथा जिसको बोल सकते हैं। सो दैट वाज प्रिविलेंट। एंड नाउ यू कैन सी ब्रॉन्ज स्टेच्यू ऑफ नटराज, ये आपने कहीं ना कहीं देखा ही होगा। ये उस समय की बनी हुई सबसे बेस्ट नटराज की मूर्ति है। सो दिस वॉज चौल पीरियड। ओके, नाउ अगेन इस वीडियो को अगर आपने सेव किया हो, जहाँ कहीं भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो गए हो, तो अगेन यू कैन गो एंड रिवाइज दिस पॉइंट्स अगेन, एंड टुमारो वी विल स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन, ओके, गुड बाय। गुड मॉर्निंग। आज क्लास 9 गुर्जर प्रतिहार वंश। इस वंश का क्षेत्र, पहले क्षेत्र देख लो। इसका उद्गम तो वैसे माना जाता है गुजरात। गुर्जर जो क्षेत्र है, पहले गुजरात का ही नाम पहले गुर्जर ही था, तो वहाँ से ही इस वंश की उत्पत्ति हुई थी। जो कच्छ के पास वाला क्षेत्र अपन मानते हैं जो गुर्जर क्षेत्र है, वही, ठीक है। तो ये गुर्जर वहीं से गुजरात में इस वंश का उद्गम हुआ था। धीरे धीरे वहाँ से ये राजस्थान की तरफ बढ़े। राजस्थान के मेवाड़ की तरफ नहीं आए थे, ये आए थे जालोर जो क्षेत्र है, इस तरफ वाला मारवाड़ के नीचे वाला क्षेत्र है, जालोर वाला क्षेत्र है पूरा। यहाँ इन्होंने शासक स्थापित किया। यहाँ से फिर अपनी राजधानी धीरे धीरे विस्तारित करते गए, मेवाड़ से ऊपर होते हुए, अजमेर से इधर से होते हुए ये कन्नौज तक यह इनका शासक था। जो नक्शे में एक दिन मैं बताऊँगा, सारे नक्शे एक दिन राजस्थान के, जो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश का कुछ एक छोटे मोटे क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के अधिकतर क्षेत्र हैं, कन्नौज तक इस पूरे गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। अब इस वंश की स्थापना के लिए मुख्य, ऐसे परफेक्ट कह नहीं सकते हैं, उसी राजा ने स्थापना की थी, ठीक है। क्योंकि दूसरी किताबों में मैंने पढ़ा था जिसमें उस ब्राह्मण का नाम दे रखा था, हरीश हरेश ऐसा कुछ, तो उसके 4 पुत्र थे। उन चारों ने मिलके साम्राज्य की स्थापना करी, या चारों के अलग अलग थी, तो उसके बारे में नहीं। अपन जो इस बुक में दे रखा है, जो फैक्ट है राजस्थान बोर्ड ने दे रखा है, वही मानेंगे अपन। इस राज्य की स्थापना नागभट्ट प्रथम नामक एक सामंत द्वारा, अंडरलाइन करेंगे, 725 ईस्वी में गुजरात में हुई थी। तो इसका नाम गुर्जर प्रतिहार पड़ा था, क्योंकि गुजरात में हुई थी, जिस क्षेत्र में हुई थी, इसलिए इसी वंश का नाम भी गुर्जर प्रतिहार पड़ा था, जिसे बाद में राजस्थान में राजपूत भी कहते हैं। अभी गुर्जर प्रतिहार जो अलग अलग हो गए थे, राजपूत भी माने जाते हैं। नागभट्ट प्रथम बड़ा वीर था। उसने सिंध की ओर से होने वाले अरबों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया था। अगर कहा जाए, इतिहास में पढ़े, तो अगर गुर्जर नहीं होते ये प्रतिहार शासक, तो अरबों का आक्रमण भारत पे पहले भी 6ठी ईस्वी में, मैंने कहा था 6ठी ईस्वी में आते आते बाहरी आक्रमण शुरू हो गए थे, जिसमें अरब मुख्य थे। इन्होंने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था। उनको रोका किसने था? गुर्जर प्रतिहार शासकों ने रोका था। अगर ये नहीं रोकते तो उसी समय भारत में, ये मध्य भारत तक, ये जो अरब के थे मुगल, वो भारत में आ जाते थे। इन्हीं ने ही आसपास, जैसे गुजरात का नाम आपने सुना हो, सोमनाथ मंदिर पर सर्वाधिक आक्रमण हुए थे, क्योंकि वो पूरे इस किनारे पर है, वो वहीं पर आक्रमण करते थे, उसको लूट कर वापिस चले जाते थे। परंतु वहाँ तक अगर किसी राजा ने या किसी वंश ने रोका है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश ने ही रोका है। वत्सराज इस वंश का पहला शासक था जिसने सम्राट की पदवी धारण की। देखो, ये सामंत था नागभट्ट प्रथम। उसके बाद जो उसका पुत्र हुआ था, नागभट्ट ने साम्राज्य को विस्तार कर लिया, फिर सम्राट की पदवी किसने धारण करी थी? वत्सराज ने। वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय मुख्य आता है 816 ईस्वी के लगभग गंगा नदी की घाटी पर हमला किया तथा कन्नौज पर अधिकार कर लिया। कन्नौज तक राजधानी कौन लेके गया? नागभट्ट द्वितीय। और गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की? नागभट्ट प्रथम ने। कब की? 525 ईस्वी।
ये हमें याद रखना है, प्रत्येक वंश का दे रखा है, किसने स्थापना की, कौन से सन में स्थापना की थी, प्रत्येक का याद रखना है। अपने मौर्य काल से शुरू होकर जो भी अभी और बहुत सारे आएंगे, चोल साम्राज्य, राष्ट्रकूट आएंगे, चालुक्य आएंगे, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबके यही ध्यान रखना है कि उसकी स्थापना किसने की और कौन से साल में हुई थी। 725 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना हुई। नागभट्ट प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। राजधानी कन्नौज कौन लेके गया? नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट के राजा गोविंद तृतीय से पराजित हुआ था। उसके वंशज कन्नौज, देखो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये लाइन अपन ने उसमें भी पढ़ी थी कि गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को हराया था। इसमें यही आया, नागभट्ट द्वितीय राष्ट्रकूट राजा गोविंद से पराजित हुआ था। तो उसको समझना भी है। इसके वंशज कन्नौज तथा आसपास के क्षेत्र पर 1018 से 1019 ईस्वी तक शासक करते रहे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा भोज प्रथम था, जो मीर भोज के नाम से भी जाना जाता था, जो नागभट्ट द्वितीय का पौत्र था। अरब व्यापारी सुलेमान इसी के समय भारत आया। अगला सम्राट महेंद्रपाल था, जो कपूर मंजरी नाटक के रचयिता महाकवि राजशेखर का शिष्य और संरक्षण था। ये अंडरलाइन करना, कपूर मंजरी नाटक इसका नाम तो सभी ने सुना ही होगा। उस नाटक के रचयिता कौन थे? राजशेखर। किसके काल में लिखा गया था? गुर्जर प्रतिहार के काल में। महेंद्र का पुत्र महीपाल राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय से बुरी तरह पराजित हुआ था। महीपाल के समय गुर्जर प्रतिहार राज्य का पतन होने लगा। ये महीपाल वही है जो पाल वंश में अपन बताया। इसके बाद के राजाओं में भोज द्वितीय, विनायक, एक मिनट, भोज द्वितीय, विनायक पाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, महीपाल द्वितीय और विजयपाल के 1013 ईस्वी तक अपने राज्य को कायम रखा। महमूद गजनवी, ये अंडरलाइन करेंगे, के हमले के समय कन्नौज का शासक राज्यपाल था। राज्यपाल बिना लड़े भाग खड़ा हुआ। इसके राज्य का ये एक ही ऐसा कलंक कह सकते हैं इस राज्य का। राज्यपाल नाम, ये राज्यपाल उसका नाम था व्यक्ति का। बाद में उसने महमूद की अधीनता स्वीकार कर ली। इससे आसपास के राजपूत राजा बहुत नाराज हुए। महमूद गजनवी के लौट जाने पर कालिंजर के चंदेल का राजा गढ़ के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने उसे मार दिया, ठीक है। और उसके स्थान पर त्रिलोच पाल को गद्दी पर बैठाया। कन्नौज में गढ़कवाल अथवा या अंडरलाइन करेंगे, कन्नौज में उस समय फिर गढ़कवाल और राठौड़ वंश का उद्भव होने लगा। 11वीं शताब्दी में यहाँ पर हो गया। ये वही गढ़कवाल वंश है जहाँ अपने वो जो कहानी सुनी होगी पृथ्वीराज, ठीक है ना, पृथ्वीराज राठौड़ वाली। 11वीं शताब्दी के द्वितीय के चतुर्थार्ध में बाड़ी के गुर्जर प्रतिहार वंश को सदा के लिए उखाड़ दिया। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने अरबों के आगे नहीं बढ़ने दिया। ये लाइन यहाँ पर आ गई है। बस यही कह सकते हैं, इसका कलंक जो था राज्यपाल था। बाकी उससे पहले जो भी शासक हुए थे उन सभी शासकों ने इन अरबों को भारत में प्रवेश नहीं होने दिया, उनको वहीं पर ही रोक लिया। जो अफगानिस्तान का क्षेत्र है वहीं तक ही रोक लिया, उसके आगे उनको प्रवेश करने नहीं दिया। इन्होंने भारत की रक्षा करी थी। परंतु राज्यपाल के बाद में इनके शासक अंत हो गया। जो आसपास के अब क्या हुआ, उस समय राजस्थान में राजपूतों का उद्गम होने लगा था। धीरे धीरे राजपूत, चंदेल थे, ये राठौड़ वंश है, ठीक है ना, अपने राजस्थान मेवाड़ क्षेत्र में चौहान, इन सभी वंशों का उद्गम हो गया था। तो इन सभी राजाओं ने गुर्जर प्रतिहार के जो राज्य लास्ट में था राज्यपाल, उसको मार दिया और उसके वंश को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। उस जगह गढ़कवाल वंश, राठौड़ वंश का उद्गम हो गया था। तो आज की क्लास यही